जन्म दर हो या मृत्यु दर हो। मृत्यु दर होगी तो भी तो भी हमारा परिवर्तन होगा समाज में, और अगर जन्म दर होगी तो भी होगा। जन्म दर से कैसे होगा? अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर कैसे इफेक्ट होगा समाज में, कैसे बदलाव आएगा समाज में? और दूसरे आप बताओ, उन्होंने कहा वस्तु के बारे में पढ़ाएंगे, आप बताओ। खाद्यान्न की चीज़ें मेनू में खाने की, इंसान बिना उसके रह सकते लेकिन खाने के बिना रह लेगा, ठीक है। अगर हमने कहा मृत्यु दर बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ जाती है, कल हमने बहुत सी चीज़ें बताई कि जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ जाती है, जब इंसान यहाँ पे नहीं रहता है क्योंकि उसको नहीं आता समझ, को जनसंख्या बढ़ाने में लगा है, ठीक है। कल हमने डायग्राम के द्वारा भी समझाया था, हमने कल एक डायग्राम में बताया था जनसंख्या कितने साल में, जनगणना वाली कितने साल में होती है? 11वें साल जनगणना का हमें डेटा देना होगा, ठीक है। तो आज़ादी से पहले की जनगणना का काम चला था, ठीक है, आज़ादी के बाद भी काम। तो जब हम आज़ादी के पहले की जनगणना को एक्यूरेट नहीं मानते क्योंकि उस टाइम कोई डिवाइडेशन नहीं था, भारत बटा नहीं था, भारत सम्मिलित था। लेकिन नहीं, हमारी जनगणना काउंट होगी 1991, 3 साल बाद ही काम उसका शुरू हो गया। तब उस टाइम हमारी जनसंख्या कितना 34 करोड़ खाने में बढ़ गई 86, अब फिर बढ़ी, क्योंकि वृद्धि हो रही है और कितनी हो रही है, बढ़ गई, यानी हर 25 वर्ष में वो डबल 2 गुनी हो रही है, 2 की टेबल चल रही है ना। यहाँ पे हमारा आंकड़ा कम तो नहीं हुआ, बताओ, ज़्यादा ही हो रहा है। 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, 6 से 8 हुए, 10, 12, डबल ही हो रही है और डबल हो गया। अगर हमने जनसंख्या पर नहीं पाया तो फिर क्या होगा? 140 का पहले इधर तक 34 करोड़ लोगों के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं। कितनी? चीन से भी ज़्यादा है। पहले चीन था जनसंख्या के, अब क्या हो गया? भारत आ गया, क्योंकि लोग बेरोजगार बैठ गए थे, घर बैठ गए। तो इनको सरकार ने कई कोई स्कीम निकाली है कि अगर किसी परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी देंगे ही नहीं, इसलिए जनसंख्या को रोकने के लिए उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ये स्कीम है, नीति आई थी सरकार की कि एक परिवार में 3 बच्चे पाए गए तो वो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें, किस लिए स्कीम निकाली? जनसंख्या रोकने के लिए। आप जनसंख्या अगर इस तरीके से बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सरकार के पास जितना भी राजकोष, अब वो सरकार अपना जो पैसे इकट्ठा करती है वो RBI जमा करता है ना, उसके पास तो रहता है जमा। अब जब उनके पास पैसे जमा है, वोट हमारे पास जमा है, कभी हमारे पर बाढ़ आ जाती है, कभी जो हमारी प्रकृति की भी छेड़छाड़ करती है वो भी तो हमें परिवर्तन करती है। तो इनसे बचाव के लिए हम सरकार के पास भी जाते हैं। सरकार का काम क्या है? जनता की सेवा करना है, जनता का काम करना। जनता अगर परेशान है तो उसको अप्रूव कराने की क्या क्या उसको वस्तुएं चाहिए। अभी हम 24 करोड़ के लिए खाद्यान्न की वस्तु इकट्ठा कर रहे थे, अब 36 के लिए करेंगे। अब धीरे धीरे हम आगे तो 40 हो गए, कैसे हो पाएगा बताओ? हमारे पास चाहे की वस्तु ही ना हो, क्योंकि हमारा भारत अभी क्या है? विकसित हो रहा है ना, विकास पर पूरा नहीं पहुँचा है, विकसित की कगार पर। विकसित देश है भारत हमारा, विकास चल रहा है। तो अब जब जनसंख्या इतनी बड़ी हो जाएगी, रोजगार हमें 10 सीट निकालनी थी, तो हम कितने डाले जा रहे हैं? 10 लाख। अब कैसे 10 लोगों को सुन लेंगे? तो कॉम्पिटिशन आई करते हैं। हमने अभी एक पेपर निकाला, अभी इजराइल को तो बच्चों ने जल्दी निकाल ली गई। 40 लाख कौन पड़ेगा? 6 लाख के ऊपर और इतनी वैकेंसी 5 लाख 6 हज़ार वैकेंसी होंगी, नहीं 50,000 मान लो, 50,000 और यहाँ पे 40 लाख की बात हो रही है।
6 लाख के ऊपर फॉर्म डाला गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या पढ़ाते हैं? एग्रीकल्चर क्या पढ़ाते हैं? एजी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें तो थोड़ा सब्जेक्ट हम थोड़ी ना एजी पढ़ाते हैं। तो फिर भी सब्जेक्ट बताओ, आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? आप एजी में नहीं जाते ना, एजी में कोर्स नहीं लिया है, बाकी सारे कोर्स पढ़ाते हैं। बीएससी और एजी को छोड़ दिया। ठीक है, अब बता दो मुझे पढ़ाएंगे ना सब और तो रखो घट्टा मुझको करो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा सामाजिक परिवर्तन होगा, हमें खाद्यान्न की उपलब्धि करानी होगी, उत्पादन के साधनों को जरूरत होगी। ठीक है, अगर किसी गांव में जनसंख्या ज़्यादा है तो इफेक्ट डालेगा, जनसंख्या कम है तो भी ज़्यादा। अगर बच्चों और बूढ़ों की संख्या ज़्यादा होगी, जवानों की जनसंख्या कम होगी तो क्या होगा? मान लो किसी हमने कल ही समझाया, चलो अगर कहीं पर ऐसा गाँव है या ऐसा देश है, एक ऐसा समाज है जहाँ वृद्धों की संख्या ज़्यादा है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, जवानों की यहाँ पे मान लो हमने देख लिया, यहाँ पे वृद्ध लोग कितने रह रहे हैं? 1000, बच्चे रह रहे हैं 1000, और जो हमारे जवान है वो रह रहे हैं 500। क्या तक चलेगा? एक समाज में एक जवाब पड़ेगा कैसे? पानी की व्यवस्था हमें तीनों को देखनी होगी। मेन होता है उत्पादन, व्यापार। हम वृद्धों से काम नहीं करा सकते, बच्चों से काम कौन करता है? और जवान नहीं होंगे तो समाज का विकास, यहाँ पे परिवर्तन आ जाएगा, यानी उसका उत्पादन कार्य रुक गया है। अगर उत्पादन अच्छा नहीं होगा तो समाज आगे डेवलप, और समाज डेवलप नहीं हो तो भारत भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि समाज से ही राष्ट्र बनता है, राष्ट्र हमारा ही तो भारत आया तो अब आएगा। अभी हमने पढ़ी जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या कैसे कहलाती है? किसी जगह पे अगर महिलाओं की संख्या है तो 18 देगा, पुरुषों की संख्या है तो भी 18 देगा। महिलाएं संख्या ज़्यादा है तो पुरुष कई महिलाओं से, क्योंकि वहाँ पुरुष की संख्या कम है, तो विवाह का क्या होगा? यहाँ पे एक आदमी 5 बीवियाँ रखेगा, ये आदमी नहीं है। अगर गाँव पे आदमी ज़्यादा है, महिलाएं कम है, तो वो कई बीवियाँ रखेगा। दोनों में यानी कि बात वही आएगी, यहाँ मनुष्य और ये हो गई महिला, मनुष्य की जगह हम पुरुष आते हैं। तो अब जो हमने हम लड़ रहे हैं, अभी हमारे जो जितने भी आए थे क्रांतिकारी, उन्होंने पुरानी चीजें हटाई। एक आदमी 10 से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता, एक ही विवाह करेगा। ठीक है, ये नहीं पहले थे 2-3 दिन कर लेते थे, फायदा वाला है, कितनी तो बीवियाँ रखती थी, उनसे कोई लगाम थी कि नहीं बीरानियाँ रख सकते, उन्हीं को बदले कानून थे ना। जब से कानून बना चीज़ें चेंज हुई, व्यक्ति को एक ही शादी करने का अधिकार है, अगर वो दूसरी करेगा तो पहले को छोड़ ये नहीं कि तुम वो भी रखो, वो भी रखो, वो भी रखो, ऐसा नहीं, वो इलीगल मानी जाती है ना। उनका उनका मुस्लिम में उनका कानून अलग है। हमने क्या बोला? स्वतंत्रता पहले की बात करेंगे जो तब कानून नहीं बना था, हमारा संविधान बना था क्या? इन चीज़ों को देख के तो संविधान बनाया है, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, किसानों पर अत्याचार, गरीब वर्ग पर अत्याचार हो रहे थे, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, SC लोग हैं, उनका अलग क्यों बनाया गया? क्योंकि उन पर भी अत्याचार हुए थे ना। इन सबको रोकने के लिए हमने कानून बनाया। रही बात जो मुसलमान वर्ग की, उनका कानून अलग है, उनके भी कुछ कानून है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। हमें अपने हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा, अगर वो 2 करना चाहता है तो उसको पहले को उसका पूरा मुआवजा बनना पड़ेगा, ये उसमें भी होता है। अगर मुसलमान दूसरी बीवी रखता है तो पहली वाली बीवी को पूरा मुआवजा देगा, खर्चा देगा पूरा, तब उसको छोड़ेगा। ये कानून में लिखेगा है, लेकिन लोग नहीं करते क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है तो कानून नहीं बना। ठीक है, यहाँ पुरुष कितने हैं? 500, महिलाएं 300 ले लेते हैं। अब क्या होगा? कभी तो नहीं रहेगी, घर तो बताना है माँ बाप को। एक ही पुरुष से हमने 4 को डाल दिया। ये हमारी पूरी पुरानी रीति रिवाज थे जो चलते थे, बहू पत्नी बोला जाता था, और जिसमें महिलाएं की संख्या अगर ज़्यादा है और पुरुष कम है तो महिला क्या करेगी? वो भी ऐसे करेगी जो पुरुष करता है, इक्वलेशन चलेगी ना। तो ये तो हमारे जनसंख्या
हम वो मैं नहीं कर रहा, अब कौन 22 में काम शुरू हुआ था, 23 तारीख को। हाँ, तो उसमें पूरा डेटा दिया जाता है, जनसंख्या का गिना भी देते हैं, पूरे भारत की काउंट होती है, सिर्फ भारत की बात हो रही है और विश्व की भी बात होती है। हम विश्व में भी काम करते हैं, तब होता है पूरा जनगणना 1 साल की काम नहीं होती है ना, 1 महीने में काम होता है, सालों लग जाते हैं। क्योंकि उसमें जाति, धर्म, हर चीज़ की काउंटिंग हो, कितने लोग, कितने बच्चे जन्म ले चुके हैं, कितने मर चुके हैं, कितने की मृत्यु हुई थी, कितने जीवित है, कितने नागरिकों की जनसंख्या, कितने वृद्धों की, महिलाओं की, सबकी नहीं है। अब हमारा टॉपिक क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक परिवर्तन में हमारा सूक्ष्म प्रौद्योगिकी का कैसे बदलाव आएगा। Is it all talking? ठीक है, एक गोलक की यहाँ पे बैठते हैं और कितने लोग बैठते हैं, वहाँ पे मसाले बैठते हैं और यहाँ बिजली के भी बैठते, ये भी है और ठीक है। सामाजिक परिवर्तन एक सौर्य प्रक्रिया है। सौर्य क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है, उसमें रुकावट नहीं आती है। समाज का परिवर्तन हमेशा कैसा होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आप अभी आपने जन्म लिया, आप बड़े हुए, आप मर गए, जो भी आपका होगा, मृत्यु हो गई, तो समाज रुकेगा क्या, उसकी कार्यक्रम चलते रहेंगे, आने वाली पीढ़ी रहेगी, आने वाले वर्ष आएंगे, वो आगे की कार्यक्रम चलाएंगे। ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं, सभ्यता भी चली जाएगी तो भी समाज चलेगा। पहले कितनी सभ्यताएं आई थी, कई सभ्यताएं आई, अब सभ्यता अलग आई है। सभ्यता क्या होती है बताओ, समझाया था कल। क्या रूढ़िवादी तो हमारी संस्कृति में है, एक ऐसा हेरिटेज जिसमें कल्चर, वहाँ के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सब हो और वो एक अलग उनके कानून हो, वो हमारी सभ्यता होती है। मिस्र की सभ्यता अलग थी, चीन की सभ्यता अलग है, आपकी जैसी सभ्यता होगी क्या, नहीं है ना। हड़प्पा सभ्यता अलग थी, वैदिक सभ्यता अलग थी, ये सब आते गए, चेंज होते गए, इनको बोलते हैं सभ्यता। ठीक है, संस्कृति में अलग चीज़ आएगी, संस्कृति में हमारा पहनावा, कहना सहना सवाल और इनसे मिलकर हमारी समझती है सभ्यता, मतलब पूरा देखा जाती होगा। तो अगर ये सभ्यता खत्म होती है तो दूसरी सभ्यता आती है, आना भी चाहिए, क्योंकि उससे नई चीज़ें मिलती हैं, लोगों को विकास नहीं होता है। जैसे जो आपकी मिस्र की सभ्यता आई थी, जिसे मेसोपोटामिया भी बोलते आई थी, जो नील नदी पे बसी थी, मिस्र की सभ्यता थी। वहाँ पर पिरामिड टाइप के घर होते थे, देखा होगा, मम्मियाँ होती थी, मर जाते थे, पट्टियों में लपेट के रखते थे उनको, उस पर अलग तरीके का एक दवाई लगाई जाती थी जो मुर्गा को जिंदा रखती थी काफ़ी लाखों सालों। अगर हम अभी की बॉडी को रखेंगे तो एक दिन में कीड़े पड़ जाएंगे, एक दिन नहीं तो 2 दिन में बदबू आने लगी इसमें। लेकिन सोचो मम्मी के टाइम वो लोग हजारों सालों तक अपने जो मरे हुए पूर्वज होते थे उनको रखते रहते थे, क्योंकि वो उनसे अलग होना नहीं चाहता, उनका एक अटैचमेंट होता था अपने रिश्तेदारों से। हम लोग आज बड़े कल चला देते, 2 घंटे में चला देते, हमारा अटैचमेंट इतना नहीं। लेकिन जो मिस्र की सभ्यता थी वो लोग क्या करते थे, जो उनके लोग जब एक्सपायर हो जाते थे किसी की बीवी या किसी का पति, तो उस बॉडी को वो जलाते नहीं थी, ना काटते थे, कुछ नहीं करते थे, उस बॉडी को इतनी पट्टी लपेट के उसमें दवाई लगाई जाती थी और उसकी पसंदीदा चीज़ भी उसके साथ रखते थे। ये उतना उनका था, ये सभ्यता में था। तब भी मतलब मिट्टी में तो गल जाती थी ना बॉडी, नहीं करते, वो एक केमिकल यूज करते थे। जो इंसान पढ़ा नहीं था लेकिन माइंड उसका हमेशा रहेगा, मस्तिष्क का विकास हमेशा रहता है। तो अभी
पहले की बात हो रही है ना, काफ़ी हजारों करोड़ों साल पहले की मिस्र की सभ्यता आई, तब ऐसा होता था। वो एक केमिकल का यूज़ करते थे बॉडी के ऊपर, तो वो बॉडी को एक ताबूत में रखते थे और उसके पसंदीदा चीज़ भी रखते थे, इत्र भी रख दिया था जो उसको पसंद होते थे, वो काफ़ी सालों तक चलते थे, हजारों सालों तक जिंदा रहते थे। अभी तो जब खुदाई हुई थी तो ये मिले थे ना अवशेष पाए गए थे। अभी तो 5 दिन में बॉडी करके रखते हैं। तो हम रखते कब है, वो लोग अपने क्या होते थे, उनको उनसे इतना लगाव होता था कि वो उनको हमेशा की जब उन्हें याद आती थी तो वो उस ताबूत को खोल के देखते थे, जाते थे और याद कर लेते थे, बंद करेगा, उन्हें डर लगता ही नहीं था। अब भूत होता आपको डर लगेगा, जब होते ही नहीं है, उन्हें तो अपने इंसान से बना रहे थे, उसको मतलब ही नहीं है, वो तो उसको देखते अभी तक। फिर ऐसे उमड़ता था, बताइए उसका बेटा अलग तरीके से हुआ, वहाँ की घरों की व्यवस्था अलग थी, हर एक चीज़ जैसे कभी भी देखना उसको उन्हीं को देखते थे, जाते साल ताबूत को देख लिया उनको रखने की जगह अलग होती है, ये नहीं अपने कमरे में ताबूत रखते हैं, हाँ उनका एक अलग कमरा टाइप का होता है, वहाँ ताबूत को रखते हैं। ठीक है, अब प्रकृति क्या करती है, जब किसी चीज़ की अति होती है तो प्रकृति क्या करती है, अपना क्रोध दिखाती है। वो सभ्यता बढ़ती हुई उसमें कुछ फॉल्ट आए होंगे तो प्रकृति क्या करती है, बाढ़, सुनामी, भूकंप, इस तरीके का क्रोध दिखाई, तो वो सभ्यता नष्ट हो जाती है, फिर एक नई सभ्यता का विकास होता है। जब वो सभ्यता को खत्म करना हो तो प्रकृति छिड़ सकती है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं, प्रकृति के हाथ में। जैसे डायनासोर के बारे में मैंने कल बताया, डायनासोर आए थे, कितने बड़े बड़े विशाल का जानवर थे, उनसे क्या होता था, वो उन्होंने जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो प्रकृति ने उनको नष्ट कर दिया, आज उनके एक अवशेष नहीं है। तो यही होता है, तो प्रकृति जब चीज़ को बढ़ती है तो लेकिन मनुष्य क्या करता है, उनसे निपटने के लिए भी संघर्ष करता है, क्योंकि मनुष्य जैसा प्राणी है जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए काम करता रहता है। अस्तित्व यानी खुद का बचाव करना, जानवर नहीं कर पाते, डायनासोर अगर इतने होंगे तो अपने आप को बचा लेते, लेकिन मनुष्य क्या करता है, बचाव करता है। जैसे कल बताया था मैंने, फ्लैग आई थी बीमारी, ठीक है, कब आई थी मुझे एक्यूरेट डेट याद नहीं आ रही है, फ्लैग बीमारी आई थी, ये एक बीमारी आई थी समुद्र में, उसमें 13 करोड़ लोग मारे गए थे। 13 करोड़, ये बहुत ही मैंने बता दी है कब आई थी फ्लैग बीमारी, कल ही मैंने इसको समझाया था। जब हमारी जनसंख्या कितनी थी, 128 करोड़ की जनसंख्या थी, बीमारी आ गई, 13 करोड़ मारे गए, ठीक है, कुछ होता है। फिर लोगों ने क्या किया, इस बीमारी का खोज की, किसने की, हम मनुष्य नहीं की होगी, ठीक है। मलेरिया से 7 करोड़ लोग मारे गए थे, इसके इलाज किया। तो जैसे जैसे बीमारी आती है तो आदमी क्या करता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करेगा। जैसे भी कोरोना आया था मैम, हाँ, राजस्थान में किसी को 15 दिन का पानी नहीं मिलता, आगे देखी रहेगा। जैसे भी कोरोना आया था ना, कोरोना आया था, काफी लोग मारे गए थे, तो इंसान ने कोरोना की दवाई बना दी, एंटीडोट बना दिया, उसको तो रहना है, जिंदा रहना है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये होता है। अब जो हमें क्योंकि इन्होंने प्रौद्योगिकी के बारे में बताया है कि ये कैसे चेंज करेगा, परिवर्तन लाएगा। जो हमारी सूचना होती है, सूचना क्या होती है, टेक्निकल चीज़ें, सूचना यानी संचार का माध्यम, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, आदान प्रदान किया हमने, अपनी बात को हमें उन तक पहुँचाना है। तो पहले लोग क्या करते थे, पत्र के द्वारा भेज देते थे, राजा महाराजा अपने सैनिक को भेजते थे, घोड़े की सवार करके अपने सैनिक को दिया एक लेटर, जाओ उस अधिकारी तक पहुँच दे। अब बीच में भले ही वो आदमी गया, कोई यातायात का साधन था, साइकिल तो चलाता नहीं था, वो घोड़ा यूज होता था, हाथी भी नहीं ले जाता था, क्योंकि हाथी तो सवार उसको वैसे चल जाएगा, तो घोड़ा सबसे तेज चलने वाला जानवर माना जाता है। बेचारा गया, मान लो वो यहाँ रह रहा है इंडिया में, अब आगरा के राजा है, उन्हें अपना संदेश पहुँचाना है ईरान में, क्योंकि देश तो बचा नहीं है, इराक ईरान सब मिले थे, ईरान में भी उसका बिजनेस चलता था। अब बेचारा पैदल जा रहा है, कहाँ आगरा कहाँ ईरान, तो वो घोड़े से जाएगा, बीच में रोक दिया, कॉपी में जो लोग दुश्मन थे उन्हें मार दिया। अब राजा का संदेश तो रोक दिया ना, पहुँच भी नहीं पाया, संदेश नहीं हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन की प्रक्रिया रुक जाती थी। अब
आदमी ने क्या था, कबूतरों का यूज़ किया, कबूतर भी फंस गए, पानी वाला बेचारा उड़ेगा नहीं, आपका संदेश वही हो गया, इसलिए टेलीफोन का यूज़ हुआ। ठीक है, धीरे धीरे टेक्निक ने इतना विकास किया टेलीफोन को, कीपैड फोन, कीपैड से टच फोन, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन, कई तरीके के फ़ोन चला दिए। अब उन्होंने क्या किया, माइक का भी, एक ट्रांसमीटर का भी यूज़ करना, वॉकी टॉकी चलता था एक, जो पुलिस वाले यूज़ करते वॉकी टॉकी का। तो ये सब क्या होता है, टेक्निक का यूज आता है तो सोशल चेंज होंगे, परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, सीधी सी बात आएगा। तो उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी न केवल दुष्ट समुदाय के विचार विमर्श के लिए एक मंचन है, अपितु मानव जाति के विकास को सृजित करता है और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा पूरी समाज के परिवर्तन की तुलना में अधिक है। यानी कि जो चेंजेस होते हैं वही हमारी सूचना प्रौद्योगिकी चेंज है जो समाज में परिवर्तन लाता है, एक ऐसी टेक्निक जो समाज में परिवर्तन लाता है और मानव विकास करता है। मानव का विकास होता है ना, तभी हमारा समाज का विकास होगा, मानव विकसित नहीं है तो समाज भी नहीं है। तो ये हमारी सूचना प्रौद्योगिकी होगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो IT शब्द से बनी है, वो में यहाँ से। ठीक है, आज दूसरे क्षेत्रों में सूचना का आदान प्रदान टेलीफोन अन्य संचार माध्यम द्वारा किया जाता है, जो मैंने भी बताया, कंप्यूटर द्वारा भी करते हैं, लैपटॉप द्वारा भी करते हैं। और ये सब क्या हमारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तो नहीं है कि पहले से चली आती है, पूर्वज इसका यूज़ करते हैं, हमने दिया है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि आज पुरानी सूचना प्रौद्योगिकी के साथ नई सूचना प्रौद्योगिकी ले लिया, पुरानी सूचना प्रौद्योगिकी में हमारे क्या आते थे, पत्र आते थे कंप्यूटर के द्वारा, और जो हमारे मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उनसे भी हम समझाते थे। लेकिन अब नई टेक्निक में क्या क्या आएगा, और इंटरनेट का काम, बिना इंटरनेट के हो जाएगा, तो वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट के द्वारा, ईमेल द्वारा। ठीक है, तो मैं यही बोला उन्होंने, जैसे पहले अगर हम 1920 की बात करें, के बाद की बात करें, तब तक के 2000 तक मान लो, 20 से लेकर 2000। ठीक है, यहाँ टेलीफोन थे पर मोबाइल फोन नहीं थे। हम क्या करते थे, ISD STD पे जाते थे, STD पे जाते थे, पैसे दिए STD का यूज़ करते थे। तो उसके बाद STD आ गया, STD मतलब हो गया जब लोकल कॉल कर रहे हैं, ISD दूर वाली जगह के लिए करते थे, STD पे कॉल करते थे, 2 प्रकार के कॉल होते थे। अब तो फोन पे तो चलेंगे लगाने, लेकिन हम टेलीफोन का यूज़ करते थे, STD नंबर अलग होते, ISD नंबर आपके अलग होते, इंटरनेट सेवा अलग होती थी, और जो STD वाले जो हमारे लोकल कॉल होते थे, हम अपनी लोकल की जगह के लिए करते थे। फिर धीरे धीरे इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आए, केबल आई, TV आई, TV का भी यूज़ करते हैं। TV का ऐसे नहीं हमने ताला का जो है केबल की आवश्यकता होती है, बिना केबल के हमारी TV चलेगी, बिना केबल के हमारा इंटरनेट चलेगा, तो केबल भी हमारा इंटरनेट कार्ड होगा टेक्निक के लिए। ठीक है, डिश TV आ गया, पहले हम एंटीना का यूज़ करते थे, हिलाने जाते थे एंटीना, भैया अगर नेटवर्क आ रहा है फिर चलेगा, यही से हमारे TV पे मच्छर आ रहे हैं बहुत तरीके से, अब एंटीना का यूज़ होता है ना। आपको गवर्नमेंट में जाओ, वहाँ भी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी आपको डिश TV, सेटअप बॉक्स, वो सेटअप बॉक्स हो गया ना, अब वो छतरी अलग आ गया। पहले तो एंटीना ऐसा था ना, कहीं ऐसा मौसम आए तो उसे हिलाते थे, वो अब जो हमारे सेटअप बॉक्स आ गया मोबाइल द्वारा चलने लगे ना, अब इतना मेरे छतरी हिलाने का काम नहीं, एक बार फिट हो गई, रेडिएशन कूलर का आया, उसके बाद हमारी चीज़ें काम। तो ये हमारे टेक्निक के साधन आ गए, इससे हम क्या करते हैं, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, अपने बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अब आता है इंडियन इंफॉर्मेशन यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको, क्लियर हो गया, कभी लिखने आए तो लिख लोगे। सरकार की प्रगतिशील नीतियों द्वारा सकारात्मक बुनियादत्मक उपायों और सेवाओं को प्रथाओं को उद्यमशीलता या भारत के दूरसंचार क्षेत्र को उदारीकरण की एक कहानी कहा गया है। मतलब उनका कहना
जिनका लोग संचार के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं। उदारीकरण यानी होता है जो भारत का एक विकास हो, ठीक है। तो इन सबको एक सफल कहानी के रूप में बताया गया है कि पहले भारत क्या था, धीरे धीरे वो विकसित होता जा रहा है, अब तो उसमें बहुत ज़्यादा विकास करने लगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दूरसंचार का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो 2007 में और 2008 में कितना योगदान था हमारा, 2.73% था। उसके बाद 8 से 9 में कितना होगा, कितना हो गया, 3.57। उसके बाद 1.4 या 1.7, 9 से 10 कितना बढ़ गया यहाँ पे, 5.4। यही तो है। उनका कहना ये है कि जो हमारा आर्थिक का विकास कैसा हो, जितनी चीजें हम बढ़ाएंगे, उत्पादन करेंगे, तो ये उत्पादन हम रखने के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, अपनी आर्थिक यानी अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए, ठीक है। पैसा अकेला तो हम रखते नहीं है ना, बाजार में आप जाएंगे अकेले दुकान खोल के बैठ जाएंगे, कोई आएगा नहीं तो आपको पैसा आ जाएगा। बाजार में भी हम उत्पादन बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ेगा, धीरे धीरे विकास होगा, जितना हम उत्पादन कर लेंगे उतना हमारा विकास होगा और दूसरों का भी फायदा होगा। तो उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति कैसी होगी, अच्छी हो जाएगी। अगर उत्पादन हमारे भारत में कम है तो आर्थिक स्थिति भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो उत्पादन धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेसिव होती गई, पहले 2.70% से 3.5, धीरे धीरे यहाँ पर उत्पादन कैसा हो गया, बढ़ेगा। और संचार के माध्यम से अगर हम इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं रखेंगे तो हमारा उत्पादन भी असर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। आगे तो समझ में टाइम कितना हो गया, टाइम बाकी आपका चैप्टर करें, ठीक है। तो इसको आप पढ़ने आना पेज नंबर बता देना, पेज नंबर 58, 59 इसका पेज है। 63 तक पढ़ के आना, ठीक है। नहीं घंटा तुम लोग पढ़ोगे ना, करता फायदा नहीं था, धीरे धीरे वही करो, इसलिए काम उतना तो जो कर सकते। बच्चों को जबरदस्ती थोपने से अच्छा उतना ही जो करें।